हेलो ऑल। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो कि लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का, उसको वन शॉट में लेने की ट्राई करेंगे। मैं ट्राई करूंगा इसको जितना जल्दी मैं आपको कवर करवा पाऊँ मैं करवा दूंगा। बहुत चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, ठीक है, अभी हम कोई डेरिवेशन के अंदर नहीं जाने वाले, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले, वही स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेटिवली आए हुए हैं। सो बाय व्यूइंग दिस वीडियो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 99% क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। वो 1% तो एरर हमेशा रहता ही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप सब लोग नोट कर लेंगे वो है कि कैसे नंबर ऑफ चैनल्स निकाला जाता है। तो देखो क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी के बैंड अवेलेबल है चैनल्स के लिए। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जैसे आपने एफएम देखा होगा, तो एफएम में क्या रहता है, तो आपको पता है एफएम होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। कभी भी अपने कार के अंदर देखोगे या एफएम देखोगे तो 87 या 88 से स्टार्ट होता होगा, 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता होगा। तो ये उसका बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक बैंडविड्थ गिवन होता है कि भाई इतना बैंडविड्थ है, और उस बैंडविड्थ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अकोमोडेट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, डबल एम आएगा, अकोमोडेट करना पड़ता है आपको। यू हैव टू अकोमोडेट चैनल्स। अब क्या होता है कि हर एक चैनल जो है उसका खुद का अपना एक बैंडविड्थ होता है। जैसे सपोज करिए टीवी चैनल की बात करूं तो एक टीवी चैनल यानी जो भी आप चैनल देखते हो टीवी पे, उसका जो बैंड होता है वो 6 मेगाहर्ट्ज का होता है। कितने मेगाहर्ट्ज का होता है, 6 मेगाहर्ट्ज का। तो सपोज मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने टीवी ट्रांसमिशन के लिए 600 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ एलोकेट की, टीवी ट्रांसमिशन के लिए 600 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ एलोकेट की, तो आप कितने टीवी चैनल्स अकोमोडेट कर पाओगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने टोटल कितनी बैंडविड्थ दी है, 600 मेगाहर्ट्ज की, और एक टीवी चैनल को कितने की बैंडविड्थ जरूरत है, 600 मेगाहर्ट्ज की। तो हम इस तरीके से 100 चैनल्स को अकोमोडेट कर लेंगे। तो जैसे टीवी ट्रांसमिशन का एग्जांपल है ये, तो एग्जांपल इट इज ऑफ अ टीवी ट्रांसमिशन। ऑफ कोर्स टीवी ट्रांसमिशन हैज मोर देन 600 megahertz, that is why you know you have got more than 100 channels, so you can understand how big bandwidth is available for TV transmission. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई में बहुत आते हैं जहां पे वो आपको क्या बोलता है कि इतनी सारी बैंड अवेलेबल है और बताओ कितने चैनल बना पाओगे। तो आपको क्या देखने का कि टोटल कितना एलोकेटेड है और आपको कितने बैंड्स उसके अंदर डालने हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे। वेरी कॉमन टाइप है ना, वेरी इजी, वेरी लॉजिकल, राइट। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी दिमाग लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आते हैं एंटेना पे। अब एंटेना जो होता है, आप सबको पता है एंटेना का काम क्या है। एंटेना का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जो भी सिग्नल बनता है वो एंटेना के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो एंटेना के थ्रू कोई भी सिग्नल जो ट्रांसमिट करना है उसकी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जो भी सिग्नल आपको ट्रांसमिट करना है, सपोज आई वांट टू सेंड अ सिग्नल विच इज ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज, एक 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल मुझे अगर भेजना है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीजें हैं एंटेना की जो आपको याद रखनी है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट, इट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड। यानी आप कोई भी एंटेना बनाओगे तो उसकी मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए। अगर आपको कोई भी सिग्नल भेजना है तो उसकी मिनिमम लेंथ जो होती है वो होती है λ/4, वे लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे मतलब अगर आपको 2 मीटर वेवलेंथ का सिग्नल भेजना है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लगा के आप लोग लैम्डा निकाल लोगे। तो अगर आपका लैम्डा 2 मीटर है, रेडियो वेव्स जनरली 2 मीटर की होती हैं, तो 2 मीटर है तो 2/4 यानी कितना हो गया, 0.5 मीटर मिनिमम लेंथ है एंटेना की। उससे छोटी एंटेना से आप काम नहीं कर पाओगे, उससे बड़ी होगी तो बहुत अच्छा, लेकिन इतनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोट डाउन। सेकेंड थिंग इज कि जो भी पावर ट्रांसमिट होता है, पावर लॉस होता है उसमें, वो पावर किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। तो ये दो चीजें याद कर लेंगे कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है, और मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड जो है वो 1 λ/4 होती है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वेरी सिंपल, राइट। बैंडविड्थ कैसे, चैनल कैसे निकालना है, और दूसरी चीज मैंने आपको एंटेना की 2 चीजें याद करवा दी कि मिनिमम लेंथ λ/4 होती है और जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। यानी लैम्डा ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, लैम्डा कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना। कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट अ वेवलेंथ ऑफ 800 नैनोमीटर, ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल एज सिग्नल बैंडविड्थ। The number of channels accommodated for transmitting TV signals of bandwidth 6 megahertz are। अब आपको क्या बोला गया है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। तो देखो पहले आपको यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है, तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से मैं निकाल लूंगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना दिया हुआ है, 800 नैनोमीटर, यानी 800 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये बनेगा 3/8 इंटू ये जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 10⁻17। ठीक है, 10⁻17। 3/8 कितना होता है? तो भाई 0.375 होता है। ठीक है, तो इंटू 10⁻17 हर्ट्ज, इतना अपने पास वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब क्या बोलता है, इसकी 1% जो है वो सिग्नल की बैंडविड्थ की तरह अवेलेबल है, तो इसका 1% कितना, तो मैं निकाल लूंगा 1% ऑफ एफ कितना हो जाएगा, तो 1/100 इंटू ये यानी 0.375 इंटू 10⁻17 यानी 0.375 इंटू 10⁻15 हो गया, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे 3.75 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ये टोटल अपने पास जो टोटल बैंडविड्थ है, राइट, इज अवेलेबल एज सिग्नल बैंडविड्थ। व्हाट एल्स, नाउ ही सेज कि आपको टीवी सिग्नल भेजना है। कितने बैंडविड्थ का है टीवी सिग्नल? एक टीवी सिग्नल 6 मेगाहर्ट्ज का है, तो ये आपकी ओवरऑल बैंडविड्थ है, दिख रही है, बड़ी है, 6 मेगाहर्ट्ज है। 6 मेगाहर्ट्ज क्या होता है? 6 इंटू 10⁻6, और ये आपकी टोटल बैंडविड्थ है। आपको बोल रहे नंबर ऑफ चैनल्स निकालो, काफी इजी हो गया क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ चैनल्स कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे भाई मेरे पास टोटल सोर्स बैंडविड्थ कितनी है, तो मेरे पास सोर्स बैंडविड्थ है 3.75 इंटू 10⁻14, और मेरे को एक टीवी सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है? 6 मेगाहर्ट्ज, तो 6 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, मेरे ख्याल से दिख ही रहा है। 37 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, वो सेकंड वाला है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 6.25 इंटू 10⁻5। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल, राइट। इधर देखो h भी दिया हुआ है, h का कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था। यहाँ पे मैंने शायद 10⁻−7 ऊपर जाएगा, 10⁻17 हो जाएगा। इधर से इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहता है। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आगे चलते हैं। The number of amplitude modulated broadcast stations that can be accommodated in a 300 kilohertz band for the highest modulating frequency 15 kilohertz। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ चैनल्स निकालना है अगेन आपको। तो आपको टोटल बैंडविड्थ कितनी दी हुई है जो आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास टोटल बैंडविड्थ है 300 किलोहर्ट्ज, और आपके एक सिग्नल को कितनी बैंडविड्थ चाहिए, तो 15 किलोहर्ट्ज। तो यहां से सिंपली आपको आंसर मिल जाता है 20। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। A signal to be transmitted through a wave of wavelength lambda using a linear antenna, the effective length that is and the effective power radiated। देखो मैंने आपको बताया था जो भी पावर रेडिएट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। तो जो पावर का रेडिएशन है, अगर ज्यादा पावर रेडिएट करना है तो वेवलेंथ कम रखो, तो ज्यादा पावर रेडिएट होगा, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा। तो देखो ये रिलेशन भी याद कर सकते हैं ना अपन, इधर से ऐसा भी रिलेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पावर रेडिएटेड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? लैम्डा स्क्वायर के। तो आप देखो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन अभी भी है, ये वाला चला गया, ये भी चला गया, तो आपको सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन बी। बट बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सर दोनों चीज दिखाओ, तो देखो आपको दिखा लेंथ ऑफ द एंटीना चाहिए। अब आपको मैंने बताया मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम होती है λ/4, तो उससे ज्यादा तो चलेगी ना। तो अगर आप लैम्डा वाले ऑप्शन से भी जाते हो, देखो ये इससे छोटी है, ये नहीं चलेगी, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये बरोबर है क्योंकि ये λ/4 से बड़ी है, तो ये भी चलेगी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यू नो इजीली यू गेट 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैनल्स एंड सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंटेना। आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे आते हैं। नाउ दिस टॉपिक इट इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, बट आई एम ओनली गोइंग टू टेक अगेन एज आई सेड द मेन फॉर्मूलाज। अब क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि आप क्या करते हो, दो सिग्नल होते हैं, एक होता है मैसेज सिग्नल और एक होता है कैरियर सिग्नल। अपन दोनों को लिख लेते हैं पहले। तो मैसेज सिग्नल को हम कैसे लिखते हैं, तो देखो मैसेज सिग्नल जो होता है उनकी प्रॉपर्टी आपको समझ लेनी है। मैसेज सिग्नल यानी आपको जो चीज दूर भेजनी है, ठीक है। अब आपको जो चीज भेजनी है, जैसे सपोज करो आपको किसी को एक सिटी से दूसरे सिटी भेजना है, ठीक है, तो वो आपका मैसेज सिग्नल है। अब आपको भी पता है कि आपका मैसेज सिग्नल एक सिटी से दूसरी सिटी खुद तो जा नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप उस मैसेज सिग्नल को बिठा देते हो ट्रेन में, या उस मैसेज सिग्नल को बिठा देते हो कार में। ये हो गया कैरियर सिग्नल। तो सेम चीज है, जैसे मेरा साउंड वेव है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी, अब ये चीज मेरे को फोन पे मेरे फ्रेंड से बात करनी है, तो मैसेज सिग्नल जो मेरा है साउंड वेव, वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मैं किसका यूज करता हूं, फोन का। फोन में क्या करते हैं हम, जो मैसेज सिग्नल है उसको बिठा देते हैं एक सिग्नल पे जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, और कैरियर सिग्नल को लेके भेज देते हैं। मैसेज सिग्नल को बिठा दिया कैरियर सिग्नल पे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर बिठा दिया, फिर वो कैरियर सिग्नल जो है ना वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर जब दूसरी जगह पहुंच जाता है तो कैरियर सिग्नल से मैसेज सिग्नल को अलग कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस, और इस तरीके से मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। सिंपल एग्जांपल इज द फोन दैट यू यूज, योर वॉइस सिग्नल इज बेसिकली द मैसेज सिग्नल, एंड रेडियो वेव्स
आर बेसिकली द कैरियर सिग्नल्स। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। किस तरीके से, क्या फॉर्मूलाज याद रखने वो समझ लेते हैं। तो एक होता है हमारा मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल को हम कैसे याद रखेंगे, तो मैसेज सिग्नल को हम याद रखते हैं ऐसे EM करके, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इट इज इक्वल टू EM, दिस इज द एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा MT, ठीक है, ये याद रखेंगे अपन। ये मैसेज सिग्नल हो गया अपना। अब ओमेगा M इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। उसी तरीके से जिसके ऊपर हम बिठाएंगे यानी EC, तो उसको क्या लिखेंगे, EC साइन ऑफ ओमेगा CT, ठीक है। ये हो गया हमारा कैरियर सिग्नल। सो दिस इज द कैरियर सिग्नल। Now there are two things that you will keep in mind. The carrier signal has to be of a higher frequency, right? So omega C has to be greater, much greater than omega M. much greater मतलब काफी बड़ा होना चाहिए। उसका रीजन अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा पावर रेडिएटेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज्यादा पावर होगा। तो कैरियर पे डाल के आप मैसेज को भेजने वाले हो तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो पहली चीज जो आप याद रखेंगे, कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा मैसेज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, यानी FC इज मच ग्रेटर देन FM, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं म्यू, जिसका नाम होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्लास में सिर्फ मुझे आपको बेसिक्स याद करवाने हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला याद रख लो, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, EM अपॉन EC या AM अपॉन AC। अगर एम्पलीट्यूड से याद रखना है तो AM, ये एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड के रेशियो को मैसेज बाय कैरियर, एंड यू सी फॉर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। उसका बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि जिसके ऊपर आप बिठा रहे हो उसका एम्पलीट्यूड तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। आप जिसको बिठा रहे हो वो भारी है, अभी आप कार के अंदर ट्रक को डालने की बात कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज तो हो नहीं सकती। हाँ, आप कार को ट्रक के अंदर डाल सकते हो। सो कार बीइंग द मैसेज सिग्नल इज ऑफ अ स्मॉलर साइज कंपेयर टू द ट्रक विच इज द कैरियर सिग्नल। सो ऑलवेज द कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो EM शुड ऑलवेज बी लेस देन EC। इसलिए इफेक्टिव मॉड्यूलेशन करना है तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी। जितनी छोटी होगी उतना अच्छा। तो ऐसे हम म्यू निकालते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट 2 थिंग्स दैट यू विल कीप इन माइंड। नाउ अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज how do you make an amplitude modulated signal। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैसे बनाते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन के हिसाब से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। इक्वेशन देखो, 3 इक्वेशन लिखवा दी, ये पहला मैसेज, ये दूसरा कैरियर, अब ये तीसरा लिखवा रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। बहुत सिंपल है याद करना। क्या करना है, मैसेज को इसमें डालना है ना, तो मैसेज के सिग्नल को कैरियर के एम्पलीट्यूड में डाल दो, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। क्या बोला मैंने, मैसेज सिग्नल, पूरे मैसेज सिग्नल को उठा के कहां डाल दो, एम्पलीट्यूड में डाल दो। तो आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको मैं E लिख देता हूं, वो क्या हो जाएगा, तो EC में, कैपिटल EC यानी एम्पलीट्यूड में आपने पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल डाल दिया, यानी ये डाल दिया पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल, और बाहर जो है साइन ओमेगा CT as it is. This is the amplitude modulated signal. You will keep in mind. Very simple to remember. What you are supposed to do, you put the message signal into the amplitude of carrier signal. This is amplitude modulation. If it is frequency modulation, then you put the message signal into the frequency of the carrier signal. जैसे अगर frequency modulation होता तो मैं इस पूरे EM को इसको उठा के इसके साथ डालता, इसके साथ, तो उस तरीके से होता है। पर हम नहीं पढ़ते फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो दिस इज द थर्ड थिंग। सो आई कीप ऑन राइटिंग what all things you need to remember. So I'll just put a star mark on all of them so that you keep in mind what are the things that you need to remember. So this is the first thing, right? This is the first thing that you remember, all the message signal, carrier signal and the amplitude modulated signal. ये पहली चीज है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी कि हमेशा कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हमेशा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल होता है, वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से छोटा है तो वो मॉड्यूलेशन इफेक्टिव है। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई अभी अपनी। आगे चलते हैं। इतना तो हमने कर लिया, देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे, तो अब आगे अपन देख लेते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख लो कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ग्राफिकल में क्या होगा कि आपका जो मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं तीनों वेव को बना रहा हूं ताकि एक बार आपको दिख जाए कि किस तरीके से वेव दिखती है। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो देखो मैसेज सिग्नल कुछ ऐसा होगा, दिस इज मैसेज सिग्नल। ठीक है, सो ये है EM। जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कैरियर सिग्नल ऐसा होगा, देखो कैरियर सिग्नल ऐसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। और अब इन दोनों को आप मर्ज कर दे रहे हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मैं ना थोड़ा सा एक बार पहले सेटिंग कर लेता हूं, कुछ ऐसा दिखेगा,
ये हमारा मैसेज सिग्नल ऊपर, ये हमारा मैसेज सिग्नल नीचे, तो हमको जो सिग्नल दिखेगा नेट सिग्नल वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये देखो ऐसा बनेगा अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसे दिखता है। ये है अपना EAM लिख देता हूँ इसको, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इसके अंदर आप देखोगे ना तो दोनों जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए देखो, अंदर ये दिख रहा है, और जो इसका एनवलप है, क्या बोल रहा हूँ, इसका देखो, इसका एनवलप सीधा है, बट अब जो मॉड्यूलेशन हो गया उसके बाद देखो उसका जो एनवलप है, उसका जो एनवलप है ना वो यही है, जैसा ये है वैसा इसका एनवलप है, ऊपर भी एनवलप है नीचे भी एनवलप है, दो जगह एनवलप बनता है। सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू जस्ट नीड टू सी, राइट। दिस इज द मैसेज सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. You just need to remember how it looks, right? Now one very important thing that we need to understand from this, that is this value, right? I'll use white color या रेड यूज कर लेता हूँ. ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू में क्या है पता है, कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड ऐड हो गया और मैसेज सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड ऐड हो गया. इसको हम बोलते हैं ए मैक्स या ई मैक्स लिख देता हूँ क्योंकि मैं एम्पलीट्यूड को ही लिख रहा हूँ. और ये जो मिनिमम वैल्यू यहाँ आपको दिख रही है, ये क्या होती है पता है, ई मिन. बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करेंगे. ई मैक्स क्या होता है, तो ई मैक्स होता है, ई मैक्स इज द एडिशन ऑफ द टू, यानी ई सी प्लस ई एम, यानी दोनों के जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं ना तो वो बनता है ई मैक्स. और ई मिन क्या होता है, तो ई मिन होता है ई सी माइनस ई एम. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड यानी ई एम की बात कर रहा है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यानी ईसी की बात कर रहा है, तो आप इजीली म्यू निकाल लोगे. पर बहुत बार क्या बोलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड. तो जब आपको वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलता है तो समझ जाना आपको ईसी प्लस ईएम दिया हुआ है, मिनिमम बोलता है तो समझ जाना ईसी माइनस ईएम दिया हुआ है. इन दोनों को यूज करके आप ईसी और ईएम निकाल के म्यू निकालना. ये गलती मत करना. बहुत बार क्या होता है, आपको वो बोलेगा कि मैक्सिमम है 20, मिनिमम है 16, सपोज ऐसा बोलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 20, मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 16. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईसी प्लस ईएम इज 20, ईसी माइनस ईएम इज इक्वल टू 16. इसको सॉल्व करोगे तो ईसी आएगा 18, ईएम आएगा 2. तो देखो ना 18 प्लस 2 20 होता है, 18 माइनस 2 16 होता है. तो ईएम 2 आ गया, ईसी 18 आ गया, फिर इधर डालना तो आपको 2/18 यानी 1/9 मिल जाएगा म्यू की वैल्यू. सो बी केयरफुल. बहुत बार क्वेश्चन में ये गिवन होगा. अगर ये गिवन है तो लकी हो आप, डायरेक्ट करना है. पर अगर ये गिवन है तो ईसी और ईएम निकाल के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू विल कीप इन माइंड, राइट. Now the last thing that I want you to remember for an amplitude modulated signal is on solving this what happens. इसको सॉल्व करते हैं ना अपन तो क्या बनता है. अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगती है, तो वो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ एक डायग्राम से आपको ये चीज याद करवा दूंगा. क्या डायग्राम है, आप डायग्राम याद कर लो. डायग्राम ऐसा है कि हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे हम बनाते हैं, वाई एक्सिस पे हम बनाते हैं एम्पलीट्यूड, और एक्स एक्सिस पे हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. अब जो भी ग्राफ बनता है ना, ये जो भी मैं इस पे वैल्यूज बना रहा हूं, जैसे देखो एक बनता है ऐसा एरो, एक एरो बना दो ऐसा, ये इसका एम्पलीट्यूड है ईसी और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी. इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी, एम्पलीट्यूड कितना ईसी. ये एरो बना रहा हूं ना मैं, इसका मतलब आप समझ जाओ कि मैं साइन वेव की बात कर रहा हूं. एरो बना रहा हूं इसका मतलब आप क्या समझ जाओ, मैं साइन वेव की बात कर रहा हूं या कॉस वेव की बात कर रहा हूं, यानी बेसिकली साइनोसॉइडल वेव. तो एक इसको सॉल्व करने पे एक साइनोसॉइडल वेव बनेगी, चाहे वो कॉस बनेगी या साइन बनेगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफसी, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ईसी. ये एक बनेगी. और क्या बनेगी, तो और दो साइनोसॉइडल वेव बनेगी, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, लेकिन दोनों इक्वली स्पेस्ड होती है. देखो इक्वली स्पेस्ड है, उनका एम्पलीट्यूड कम होता है. उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो उनका एम्पलीट्यूड आपको याद रखना होता है म्यू एसी बाय 2. कितना होता है, म्यू एसी बाय 2. नाउ म्यू एसी, म्यू क्या है, ईसी लिख दूंगा. म्यू क्या है देखो, तो म्यू है ईएम बाय ईसी. तो इधर आप ईएम बाय ईसी डालोगे तो बेसिकली आपको मिल जाएगा ईएम बाय 2. तो उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है, ईएम बाय 2. बट बहुत बार एग्जाम में वो ऐसा बोलता है म्यू ईसी बाय 2, म्यू ईसी बाय 2. ठीक है, तो बात एक ही है, ईएम बाय 2 बोलो या म्यू ईसी बाय 2 बोलो, क्योंकि ईएम इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू ईसी. बरोबर. यानी एरो, दो और एरो बना है, यानी टोटल कितनी साइनोसॉइडल वेव बनेगी इसको सॉल्व करने पे, 3. पहली साइनोसॉइडल वेव बनाई मैंने बड़ी वाली, जिसका एम्पलीट्यूड होता है ईसी, फ्रीक्वेंसी होती है एफसी. और दो साइनोसॉइडल वेव बनती है, यानी दो कॉस वेव बनती है या दो साइन वेव कुछ बनती होगी, उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो उनका एम्पलीट्यूड होता है ईएम बाय 2 या तो म्यू ईसी बाय 2. ठीक है, अब ईएम बाय 2 बोलो या म्यू ईसी बाय 2 बोलो, जो बोलना बोलो. इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है एफसी माइनस एफएम,
और ये वाले की फ्रीक्वेंसी होती है FC प्लस FM। समझ में आ गया? यानी अपन को बहुत सिंपल है याद रखना। क्या याद रखना है कि टोटल 3 साइनोसॉइडल वेव बन रही है। एक की फ्रीक्वेंसी FC, तो ये मेन हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये इसके 2 साइड बैंड्स, क्या बोलते हैं इसको? साइड बैंड्स। इसको बोलते हैं LSB यानी लोअर साइड बैंड यानी पीछे वाला। इसको बोलते हैं USB यानी अपर साइड बैंड यानी आगे वाला। ठीक है, तो ये USB है, ये LSB है। ये एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है कि वेव जो है ना वो साइन वेव है। आपको मैं याद करने का तरीका दे रहा हूं। एरो क्या बता रहा है कि साइन वेव या कॉस वेव है, यानी साइनोसॉइडल वेव है। तो इसको सॉल्व करने पे टोटल 3 वेव बनती होगी। आप देखो दिख ही रहा है, एक वेव तो दिख ही रहा है। देखो ये EC साइन ओमेगा CT, इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? EC साइन ओमेगा CT, तो वो ये रहा, ये एरो से। फिर ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इन दोनों को सॉल्व करूंगा ना, तो जो मैथ्स वाले उनको पता चलेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो 2SS बन जाएगा। तो 2SS को सॉल्व करते तो क्या आता है? cos ऑफ A माइनस बी और cos ऑफ A प्लस बी, तो वो ये रहा A माइनस बी और A प्लस बी, है ना। बट इनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? EM/2। ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड हो जाएगा EM/2। तो ये 3 साइनोसॉइडल वेव बनती है, इनको याद रखना है। एक बनती है FC एम्पलीट्यूड AC, 2 बनती है FC माइनस FM और FC प्लस FM, एम्पलीट्यूड μEC/2 या तो EM/2, जैसे याद रखना है। ये वैल्यू कितनी है? सोचो ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू, तो ये वैल्यू है 2FM, है ना। ये वैल्यू है 2FM। इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी की जगह इतनी बैंडविड्थ AM सिग्नल को चाहिए होती है। तो जैसे अगर मैं AM सिग्नल के थ्रू 300 किलोहर्ट्ज को ट्रांसमिट करना चाहता हूं, यानी FM मेरा अगर 300 किलोहर्ट्ज है, तो मुझे 600 किलोहर्ट्ज का बैंड चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, यानी उतनी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो 600 किलोहर्ट्ज अगर आपने मेरे को दी, तो अब वो 0 से सपोज 600 आपने मेरे को दे दी, तो अभी किसी और को आप 0 से 600 नहीं दे सकते, फिर आप उसको आगे का दो। ठीक है, तो वो बैंडविड्थ बताता है। जितनी बड़ी बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा जगह वो सिग्नल यूज़ करेगा। ये बैंडविड्थ बहुत कम हुई, 2FM तो बहुत कम हुई, तो इसलिए AM जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बहुत इजीली, बहुत सारे स्टेशन जो है ऑल इंडिया रेडियो का आप देखो बहुत सारे स्टेशन आते हैं। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ बहुत कम चाहिए उसको। सो दिस इज द टोटलिटी दैट यू नीड टू रिमेंबर। एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन इज द थिंग दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। बेस्ड ऑन दिस every question you will be able to solve, right? I hope you have noted down everything. Questions देखते हैं क्या आते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। इफ अनदर AM स्टेशन अप्रोचेज यू फॉर लाइसेंस, व्हाट ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी यू विल अलॉट। देखो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी यानी ये फ्रीक्वेंसी आपको भेजनी है, यानी ये आपका 250 किलोहर्ट्ज जो है ना, ये आपका FM है। तो FM कितना दिया हुआ है हमको? 250 किलोहर्ट्ज। समझ में आया? अब 10% है ये कैरियर वेव का, तो कैरियर वेव कितना हो जाएगा? 2500 किलोहर्ट्ज। इसका 10% मत लेना, बोल रहा है कैरियर वेव का 10% ये है, तो कैरियर वेव कितना हो जाएगा? 2500 किलोहर्ट्ज। तो अब आप सोचो आपको कितनी बैंडविड्थ चली जाएगी आपकी, तो FC माइनस FM यानी कितना होगा? 2250 हर्ट्ज, और FC प्लस FM वो कितना होगा? तो FC प्लस FM होगा 2750 हर्ट्ज। यानी ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो आप यूज़ करने वाले हो। तो देखो ये नहीं दे सकते आप, ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों तो आप यहाँ तक तो आपका सिग्नल है। बचा 2000 और 2900। अब सोचना पड़ेगा, जैसे मैं 2000 लेता हूँ, तो अगर 2000 किलो हर्ट्ज है मेरा सिग्नल, 2000 किलो हर्ट्ज क्या है? कैरियर की सिग्नल है। तो मेरा मैसेज सिग्नल कितना होगा? इसका 10% यानी 200 किलो हर्ट्ज। तो ये कौन सा बैंड यूज करेगा? तो इसका FC माइनस FM कितना आएगा? 1800, और इसका FC प्लस FM कितना आएगा? तो इसका FC प्लस FM आएगा 2200। अब आप देखो ये जो बैंड है, ये जो बैंड है, क्या ये बैंड हमारे बैंड के साथ इंटरफेयर करेगी? तो आंसर है नहीं करेगी। तो हम ये वाले को एलोकेट कर सकते हैं, यानी हम 2000 किलो हर्ट्ज दे सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर 2900 क्यों नहीं दे सकते? तो वो भी दिखा देता हूँ। देखो अगर FC 2900 है, ठीक है, तो इसने क्या बोला है? FM कितना है? 10%, तो 290 हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 10% हो, वो तो क्वेश्चन में देगा। अब आप सोचो FC माइनस FM कितना है? FC माइनस FM आप करोगे तो 2900 से आप 300 माइनस करो, 2600 यानी 2610 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो 2610 हमारे साथ तो इंटरफेयर कर जाएगा ना, क्योंकि ये बैंड तो हमको चाहिए। 2250 से लेके 2750 मेरे को चाहिए, तो 2610 बीच में आ गया, तो नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएंगे सिग्नल, इसलिए 2900 नहीं चलेगा। तो कौन सा सिग्नल हम एलोकेट कर सकते हैं? 2000 किलो हर्ट्ज को हम एलोकेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कैरियर वेव जो है वो हमेशा 10% होना चाहिए हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव के लिए। देखो ये एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेटेड, ये मॉड्यूलेशन वेव है, यानी एक FM है। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हो, या वो लिखेगा कि मॉड्यूलेटेड वेव हो गई, मतलब मॉड्यूलेशन हो गया उसका, तो वो होता है
FC प्लस FM, FC माइनस FM, वो तीन चीजें जिसके अंदर आ जाती है, वो आएगा अगर मैं आपको बताऊंगा। बाकी किलो हर्ट्ज में देख रहे हो तो समझ जाओ वो मैसेज सिग्नल ही होगा हमेशा। आगे चलते हैं। एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और हमको बोला गया है इसमें साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो देखो आपको पता है ये मैसेज सिग्नल अंदर डला हुआ है, तो ये FM है, सॉरी ओमेगा M है, ध्यान रखना ये ओमेगा M है आपका। तो ओमेगा M कितना हो जाएगा, ओमेगा M हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁴ और ओमेगा C ऑब्वियसली बड़ा होता है, वो ये वाला है, यानी उसको मैं ऐसे लिख दूँ 55 इंटू 10⁻⁴, समझ में आ गया, 55 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया अपना ओमेगा C। अब साइड बैंड निकालना है, तो साइड बैंड होता है FC माइनस FM और FC प्लस FM, तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ, ओमेगा C माइनस ओमेगा M और ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा C माइनस ओमेगा M करोगे तो वो आएगा 52.8 इंटू 10⁻⁴, और ये कितना आ जाएगा, ऐड कर दोगे तो 57.2 इंटू 10⁻⁴। अब आपको चाहिए FC माइनस FM, है ना, हर्ट्ज में पूछा है देखो, तो ये हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में पूछा है, तो इसको अपन को 2π से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओमेगा से ये 2π कर दो, 2π कितना होता है 6.28, और इसको भी 57.2 को भी 2π से डिवाइड कर दो, यानी 6.28 से डिवाइड कर दो। मतलब सिंपल से समझ लो कि देखो नियरली 8 होता है, 8 है ना, तो ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आप देखो ये नियरली 8 है, तो 8 या 9 जैसा भी हो, 6 9 54 होता है, तो ये या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। तो आप देखो इसको मैं लिख दूँ, इसको इससे डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये 85.75 आ रहा है, यानी ये 8.57 होगा अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁴ बच रहा है, यानी आंसर क्या होगा हमारा 85.4 किलो हर्ट्ज, है ना, यानी 85.4 वाला आंसर है, यानी आंसर बी होगा। समझ में आया? आप इजीली अप्रॉक्सीमेट करके सोच लेना कौन सा आंसर है। डी तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बी वाला ही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिलो। अब देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको दिया हुआ है। अब देखो इधर Emax और Emin दिया हुआ है आपको, तो देखो आपको Emax यानी EC प्लस EM कितना दिया हुआ है, EC प्लस EM 10 और EC माइनस EM कितना दिया हुआ है, तो EC माइनस EM दिया हुआ है 8। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको EC मिल जाएगा 9 और EM मिल जाएगा 1, है ना, ये मिल जाएगा आपको, EC और EM मिल गया। तो अब आप देखो ध्यान से याद करो क्या होता था कि मैसेज सिग्नल के अंदर हम कैरियर सिग्नल के अंदर हम मैसेज सिग्नल डालते थे। तो देखो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 9 होना चाहिए, तो 9 सब में है, इसमें नहीं है, यानी ये गया। इसके अंदर हमें मैसेज सिग्नल डालना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो देखो 1 सब में है ना, यानी यहां तक तो ये 3 ऑप्शन बचे, अब तीनों में से एक करेक्ट आंसर है। अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब ध्यान से देखो ये अंदर वाला जो सिग्नल दिख रहा है वो कौन सा है, कैरियर है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो देखो उसने इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, देख रहा है 2 के बीच में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 8 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। तो ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2π/t यानी 2π/8 इंटू 10⁻⁻6, यानी ये हो गया 1/4 यानी π/4 इंटू 10⁻6। तो एक दे दो 10, तो 10/4 कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 पाई इंटू 10⁵। ये किसका ओमेगा आया, हमारा कैरियर का जो बाहर होता था। तो देखो ये रहा 2.5, ये नहीं होगा 2, ये भी नहीं होगा 2, यानी ये आंसर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो ये जो एनवलप है ये हमारा मैसेज सिग्नल है, उसका भी टाइम पीरियड दिया है। उसका टाइम पीरियड कितना दिया है 100 माइक्रो हर्ट्ज, यानी 100 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से आप इसका भी ओमेगा निकाल सकते हो, यानी ओमेगा एम, ये ओमेगा सी था, ओमेगा एम कितना होगा 2π/10⁻⁴, यानी 2π इंटू 10⁻⁴। तो ये भी आप मैच कर सकते हो। तो देखो वो अंदर होता है ना, कैरियर के अंदर डालते, कैरियर के एम्पलीट्यूड के साथ ऐड करते, तो 2π वाला भी एक ही ऑप्शन है। सो वेरी ऑब्वियस द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। 100 वोल्ट कैरियर वेव इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 एंड 40। अब देखो 160 क्या हुआ आपका EC प्लस EM, है ना, और वो कितना दिया हुआ है आपको 160, और EC माइनस EM कितना दिया हुआ है आपको 40। बहुत सिंपल है ना, क्या हो जाएगा, ये 100 है तो यहाँ से आपको EM मिल जाएगा, EM कितना हो गया 60। अब EM 60 है और EC 100 है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है 60/100 यानी 0.6 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते तो काम हो जाता है अपना। आगे अब मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, ये मैसेज सिग्नल यानी FM दिया हुआ है हमको 100 मेगाहर्ट्ज यानी 10⁵ हर्ट्ज दिया हुआ है हमको, और पीक वोल्टेज इज 100 वोल्ट यानी अपन को दिया हुआ है EM 100 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑन कैरियर वेव। अब कैरियर वेव का क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 300 गीगाहर्ट्ज यानी 300 इंटू 10⁹ गीगा यानी 9 होता है ना, और पीक वोल्टेज कितना है 400 यानी EC हमको दिया हुआ है 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है तो म्यू निकाल लो, EM/EC यानी 1/4
यानी 0.25 हो गया। अब ऑप्शन देख लो, 0.25 वाले दो हैं, यानी ये गया और ये गया, अब एक बच गया। डिफरेंस बिटवीन टू साइड बैंड, याद करो, यानी बैंडविड्थ की बात कर रहा है, यानी 2 FM, 2 FM यानी FM को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 10⁵ हर्ट्स। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा होगा, देखो कौन सा मैच हो रहा है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ है ना FM, ये एरर लग रहा है, आंसर ये होगा 2 × 10⁵ आना चाहिए था। सॉरी मैंने गलती कर दी, 100 मेगाहर्ट्ज है, तो 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10⁷ है ना, सॉरी 10⁸, सही बात है। मेगा यानी 10⁶ होता है ना, मैंने किलो पढ़ लिया था, 10⁸, तो यहाँ पे भी अपना आंसर आ जाएगा 10⁸, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10⁸। बैंडविड्थ पूछी है या डिफरेंस बिटवीन टू साइड बैंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर इज प्रोवाइडेड बाय टैंक सर्किट। अब देखो जानबूझ के क्या किया, कैरियर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं दी है, टैंक सर्किट यानी 1/2π√LC को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2π√LC को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इजी है सॉल्व करना, 49 और 25 दिख रहा है आपको, सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ मेथड बता देता हूँ, तो यहाँ से आपको FC मिल जाएगा। इट इज मॉड्यूलेटेड बाय एन ऑडियो सिग्नल, यानी ये हमको FM दिया हुआ है 12 किलोहर्ट्ज, यानी 12 × 10⁻³ हर्ट्ज, ये हमको ऑडियो दिया हुआ है। बोलता है बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाइड बाय द साइड बैंड, यानी आपको दो रेंज निकालनी है, मतलब दो वैल्यू निकालनी है, कि निकालना है FC - FM, ये लोअर साइड बैंड, और ये FC + FM, इतनी रेंज ऑक्यूपाई करेगा आपका मैसेज सिग्नल। तो FC - FM निकालना है, FC + FM निकालना, वो आपका आंसर होगा। आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से जो आंसर आता है वो डी आता है। इसको सॉल्व करने पे शायद आता है 454 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 454। ये 12 किलोहर्ट्ज है, तो 12 कम और 12 ज़्यादा, यानी 442 to 466, ठीक है। टीवी ट्रांसमिशन, लास्ट टॉपिक। अब टीवी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ली, जनरली वही आते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो, या EC और EM के ऊपर या साइड बैंड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लास्ट चीज़ है टीवी ट्रांसमिशन। क्या होता है, अपनी जो धरती है ना वो ऐसा गोल है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको अगर सिग्नल भेजना है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको, LOS, लाइन ऑफ साइट मतलब सीधा सिग्नल अगर आपको भेजना है, तो आप सीधा अगर सपोज करो यहाँ से भेजते हो, तो ये तो जाएगा नहीं ना, सीधा यहाँ भेजना है आपको, तो क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एंटेना बनानी पड़ती है। तो हम क्या एंटेना बनाते हैं, तो देखो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर, तो ये हो गया आपका दूसरा ट्रांसमिशन पावर। अब क्या हो पाएगा कि अब जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल सीधा जा पाएगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो सीधा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसकी हाइट चाहिए होती है, तो ये ट्रांसमीटर है, तो इसकी हाइट को हम बोलते हैं HT, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। ये रिसीवर है, इसकी हाइट को हम बोलते हैं HR, यानी हाइट ऑफ रिसीवर, ठीक है। और ये डिस्टेंस D है जो आपको ट्रांसमिट करना है, और अर्थ का रेडियस को हम RE ले लेते हैं, ठीक है। यानी सपोज करो आपको बोला जाएगा मुझे इतनी दूर ट्रांसमिट करना है, तो वो D है। आपको बोला जाएगा एंटेना की हाइट इतनी है ट्रांसमिटिंग की, तो वो HT है। आपको बोला जाएगा जो रिसीव कर रहा है वहां पे एंटेना की हाइट HR, तो वो HR। बोलता है रिसीविंग में एंटेना है ही नहीं, तो HR को 0 डाल देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला बस आप याद कर लो, बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद रखना, कि जो डिस्टेंस आपको करना है ट्रांसमिट, जितना दूर ट्रांसमिट करना है, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स HTRE प्लस √2 टाइम्स HRRE। क्या फॉर्मूला होता है, √2 टाइम्स HTRE प्लस √2 टाइम्स HRRE। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, बस इसको याद कर लो अभी के लिए। तो क्या होता है, अगर सपोज करो रिसीविंग साइड पे एंटेना नहीं है, तो ये वाला टर्म चला जाएगा, तो सिर्फ इतना। ट्रांसमिटिंग साइड पे एंटेना नहीं है, तो इसको हटा दो, सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ एंटेना नहीं है, तो भाई आप कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ऐसा ये फॉर्मूला बताता है आपको। चलो आगे चल के देखते हैं कुछ क्वेश्चन। टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। तो अब आप देखो टीवी ट्रांसमिशन है, आप समझ लो रिसीवर के पास कुछ भी नहीं है, तो √2 HTRE का फॉर्मूला लगाओगे आप। बोलता है रेंज को डबल करना है, ये रेंज है, इसको डबल करना है, तो हाइट को क्या करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर है, तो वेरी ऑब्वियस आपको उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। आप इसको 4 टाइम्स करोगे तो ऑटोमेटिकली जो रेंज है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। वेरी सिंपल, जनवरी 2019। आगे, इन लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज केप्ट। तो ये क्या दिया हुआ है हमको, D। तो D कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁴ मीटर। ध्यान रखना, ऐसा ही में नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना यानी HR दिया हुआ है हमको 70 है। अब मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना यानी हमको HT निकालने के लिए बोला है। तो यार मैथ्स वालों के लिए थोड़ा मतलब इजी होना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड ही है पूरा। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, D = √2 HTRE प्लस √2 HRRE, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना है आपको दिया हुआ, 5 × 10⁴, है ना। अब HR गिवन है, HT निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 HTRE प्लस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 HR कितना दिया हुआ है अपन को 70, तो 70 इंटू ये कितना होता है, तो 6.4 × 10⁶, यानी 64 × 10⁵।
तो अब थोड़ा सिंपल है, मतलब सिंपल तो नहीं है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको एज इट इज ही रहने दो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल है। देखो ये 64 का रूट 8 होता है, एक जीरो इससे ले लो, इसके 10 टू द पावर 5 ले लो तो ये 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 14। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, रूट 14 निकालते हैं ना तो अराउंड 3.7 होता है, और जब आप 3.7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो नियरली 3 आता है आंसर, इसका 3 आएगा, तो मतलब 30 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ मिलेगा 30 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको यहाँ ले आओ और ये हो गया रूट के अंदर 2HT आ रही है। अब देखो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया, तो अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4, फिर रूट यहाँ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 2HT इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 कटा इससे 2 जा, और ये कटेगा इससे 10 टू द पावर 2, यानी बेसिकली हमको मिल रहा है 200 अपॉन 6.4, यानी 100 अपॉन 3.2, यानी 50 अपॉन या 25 अपॉन 0.8, यानी 250 अपॉन 8। देख लो कौन सा मैच करता है। 250 अपॉन 8 मेरे ख्याल से नियरेस्ट आंसर इज 32। 32 8 जा नियरली वहीं पहुंचा देगा आपको 256 पे, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी 32 मीटर्स। आई होप इट इज ईजी, सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जितनी चीज़ें लिखाई उसको बस एक बार और सिर्फ एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मैं श्योर हूँ 99% चांस है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1% अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछेगा ना, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।